चैनल टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, हमारी पिछली क्लास में हमने ज्वालामुखी की क्रिया और उद्भेदन की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी है वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के थे: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी। और हमने जो सक्रिय ज्वालामुखी के जो विश्व में एग्जाम्पल या जो उदाहरण थे वो भी हमने देख लिए थे। तो हमारी आज की इस क्लास में हम जो प्रक्षुब्ध जो ज्वालामुखी है उसके उदाहरण देखेंगे, जो मृत ज्वालामुखी है उसके उदाहरण देखेंगे, उद्भेदन की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और ज्वालामुखी से रिलेटेड जो अन्य क्रियाएं हैं उनके बारे में हम लोग है वो इस क्लास में चर्चा करेंगे। और विश्व के अंदर जो ज्वालामुखी का जो वितरण है, ज्वालामुखी किस प्रकार से विश्व के विभिन्न भागों में पाया जाता है, तो उसके बारे में भी हम हमारी इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण तो हमने हमारी पिछली क्लास में देखे ही थे। प्रक्षुब्ध जो ज्वालामुखी है इसके विश्व के अंदर जो प्रमुख उदाहरण है तो उनमें है वेसुवियस ज्वालामुखी। वेसुवियस जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है इटली के अंदर। नेक्स्ट जो ज्वालामुखी है वो है फ्यूजियामा। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये कहाँ पे है, ये है जापान के अंदर। इसके साथ ही आप एक और फैक्ट फ्यूजियामा के याद रख सकते हो इस ज्वालामुखी का कि ये जो ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी की जो चोटी है ये जापान की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन भी है वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो ज्वालामुखी है वो है माउंट मियोना। और माउंट मियोना कहाँ स्थित है? ये स्थित है फिलीपींस में। नेक्स्ट जो ज्वालामुखी है वो है नारकोंडा द्वीप। नारकोंडा द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप में स्थित है। और जो नारकोंडा द्वीप जो ज्वालामुखी ये भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा था? बैरन द्वीप था, वो भी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी था। और नारकोंडा जो द्वीप है ये भी भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। तो ये तो थे कुछ प्रमुख विश्व के प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। अब हम देखेंगे विश्व के मृत या जो शांत ज्वालामुखी हैं उनको। यदि हम मृत या शांत ज्वालामुखियों के उदाहरणों की बात करें तो इनमें है, सबसे पहले आता है आपके माउंट चिम्बराजो। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है इक्वेडोर में। और इक्वेडोर किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ये आता है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। तो माउंट चिम्बराजो जो ज्वालामुखी है कहाँ पे स्थित है? इक्वेडोर में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा ज्वालामुखी है वो है माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो ये कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री है। तो ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट हम ज्वालामुखी की बात करें शांत या मृत ज्वालामुखी की तो वो है माउंट केन्या। और जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है माउंट केन्या, तो ये अफ्रीका का जो केन्या कंट्री है वहां पे ये स्थित है। नेक्स्ट जो ज्वालामुखी है मृत या शांत ज्वालामुखी वो है माउंट पोपा। माउंट पोपा और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार। नेक्स्ट जो आपके ज्वालामुखी मृत या शांत वो है देवबंद। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ईरान में। इसके साथ ही एक और ज्वालामुखी है वो है सुल्तान। ये कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है ईरान में। तो इस तरह ये थे विश्व के कुछ प्रमुख मृत या शांत ज्वालामुखी। माउंट चिम्बराजो जो
स्थित है। भारत में जो मृत या जो शांत ज्वालामुखी है वो नहीं पाया जाता है। हमने उद्भेदन की अवधि के आधार पर तो जो ज्वालामुखी के प्रकार थे, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और शांत, इन तीनों के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे उद्भेदन की तीव्रता के आधार पर जो ज्वालामुखी है वो कितने प्रकार के होते हैं। उद्भेदन की तीव्रता के आधार पर यदि हम ज्वालामुखी के प्रकारों की बात करें तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है पीलियन तुल्य। सबसे पहला जो ज्वालामुखी का प्रकार है वो कौन सा है? पीलियन तुल्य। पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी होते हैं इनका उद्गार सर्वाधिक विस्फोटक तरीके से होता है और इसी कारण ये क्या होते हैं? सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। और इनसे जो लावा निकलता है वो कैसा निकलता है? अम्लीय लावा निकलता है इनसे। कौन सा लावा निकलता है? अम्लीय लावा। इससे जो लावा निकलता है वो कैसा होता है? अम्लीय लावा होता है और इससे विखंडित पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इससे विखंडित पदार्थ निकलते हैं। सर्वाधिक विस्फोटक रूप से इसका उद्गार होता है, ये विनाशकारी होते हैं और इनसे जो लावा निकलता है वो अम्लीय होता है और विखंडित पदार्थ है वो इनसे निकलते हैं। और यदि हम इसके उदाहरण की बात करें, जैसे कि इसका नाम है पीलियन तुल्य। पीलियन तुल्य इसका नाम क्यों रखा गया? पीलियन तुल्य इसका नाम इसलिए रखा गया कि जो पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर एक द्वीप है मार्टिनिका, वहां पे एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ बहुत ही विस्फोटक तरीके से, जिसे पीली ज्वालामुखी कहा गया। तो इसी आधार पर जब विश्व के अन्य क्षेत्रों में जब इसी प्रकार से जब जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार होता है तो उसे पीली तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। जो क्राकोतोआ, इंडोनेशिया के अंदर क्राकोताओ जो ज्वालामुखी है कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। तो ये जो ज्वालामुखी है ये पीली तुल्य जो ज्वालामुखी है उसी के समान है। ये पीली तुल्य ज्वालामुखी की श्रेणी में ही रखा जाता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है वल्केनो या वेसुवियस तुल्य। वल्केनो या वेसुवियस तुल्य, इसका जो उद्गार है वो भी विस्फोटक तरीके से होता है, परंतु पीलियन तुल्य का जो उद्गार होता है तो उसकी बजाय इसका क्या होता है? कम होता है। पीलियन तुल्य से कम विस्फोटक। पीलियन तुल्य से कम विस्फोटक। और इससे जो लावा निकलता है ये क्या होता है? कम अम्लीय होता है। अम्लीय तो होता है परंतु पीलियन तुल्य के बजाय क्या होता है? कम अम्लीय होता है। और इस ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो इससे जो गैसें, जो वाष्प और जो राख निकलती है तो ऊपर जाकर आसमान में वो जो गोभी के फूल होता है तो गोभी के फूल की आकृति के समान संरचना का निर्माण करती है। गोभी के फूल के समान जो आकृति है वो बनती है। गोभी के फूल के समान आकृति। तो इस तरह से वल्केनो जो वेसुवियस तुल्य जो ज्वालामुखी है, ये पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी इससे कम विस्फोटक होते हैं, कम अम्लीय होते हैं और इनसे जो राख, जो गैस, जो वाष्प निकलती है ये कैसी आकृति बनाती है? गोभी के फूल के समान ये क्या बनाती है? आकृति बनाती है। और इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो वो है माउंट सोमा। ये कहाँ पे है? ये है इटली में। कहाँ पे है? इटली में। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है स्ट्रॉम्बली तुल्य।
प्रकार है। तो ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं इनका उद्गार कम विस्फोट के साथ होता है, कम विस्फोटक। उद्गार क्या होता है? कम विस्फोटक होता है। और लावा क्या होता है? कम अम्लीय। लावा जो होता है वो कम अम्लीय होता है। और इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो वो है स्ट्रोम्बली। ये भी इटली के अंदर ही है। तो स्ट्रोम्बली जो है वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो है वो है हवाई तुल्य। हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है? बहुत ही शांत तरीके से होता है। कैसे होता है? बहुत ही शांत तरीके से इनका उद्गार होता है। और इनसे जो लावा निकलता है वो कैसा होता है? लावा क्षारीय लावा। इनसे जो लावा निकलता है वो कैसे होता है? क्षारीय लावा होता है। और उद्गार कैसे होता है? बहुत ही शांत तरीके से इनका जो उद्गार है वो होता है। और यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है इसका मोनोलोवा। जब हमने सक्रिय ज्वालामुखियों के जो उदाहरण पढ़े थे तो उसमें हमने मोनालोवा का उदाहरण पढ़ा था कि मोनालोवा जो ज्वालामुखी है ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्यों है सबसे बड़ा ज्वालामुखी? क्योंकि इसका उद्गार क्या होता है? शांत तरीके से होता है। इसका लावा क्या है? क्षारीय लावा है। और मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जो क्षारीय जो लावा होता है तो पतला होता है। और पतला होने के कारण ये क्या है? तेजी से बहुत ही दूरी में फैलता है। तो इसी कारण जो मोनालोवा जो ज्वालामुखी है तो इसका लावा क्षारीय लावा है। और ये काफी दूरी में यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर ये फैला है, जिसके कारण ही ये क्या है? विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो इस तरह से ये चार प्रकार थे: उद्भेदन तुल्य, वल्केनो या विसुवियस तुल्य, स्ट्रोम्बली तुल्य और हवाई तुल्य। और जो हवाई तुल्य है इससे तो पीछे जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो हवाई तुल्य है इसका उद्गार कैसे होता है? शांत तरीके से होता है। जो पिलियन तुल्य है इसका सर्वाधिक विस्फोट के साथ उद्गार होता है। तो पिलियन तुल्य, वल्केनो, स्ट्रोम्बली, हवाई तुल्य, ये जो चारों ही प्रकार है ज्वालामुखी के, ये आते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी के अंतर्गत। जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं उद्भेदन की तीव्रता के आधार पर, तो उद्भेदन की तीव्रता के आधार पर जो ज्वालामुखी हैं इन्हें मुख्यतः दो क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है: केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले। केंद्रीय उद्गार वाले वे ज्वालामुखी होते हैं जिनका उद्गार किसी नली, जो भूगर्भ के अंदर जब मैग्मा होता है तो उस मैग्मा का जो उद्गार है धरातल पर वो किसी नली या जो द्रोणी के सहारे ऊपर छिद्र के द्वारा है वो धरातल के ऊपर लावा जब प्रकट होता है, एक नली या द्रोणी के सहारे छिद्र के रूप में जब जो लावा है वो धरातल के ऊपर प्रकट होता है तब उसे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी वो होते हैं जिनका उद्गार है जब भूगर्भ के अंदर है, जब गैसों की मात्रा कम होती है तो उद्गार है वो बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही शांत तरीके से होता है। तो जिस किसी भी क्षेत्र में जब दरारें पड़ जाती है तो वहां पर जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उन दरारों से धीरे धीरे जो लावा है वो निकलता रहता है। और कभी कभी तो इतना अधिक लावा निकलता है कि वहां पर लावा की जो एक मोटी परत है वो जम जाती है, जिससे वहां पर लावा मैदान या लावा पठार का निर्माण हो जाता है। यदि हम विश्व लेवल पे बात करें तो यूएसए के अंदर जो कोलंबिया का पठार है वो भी एक लावा पठारी है। इसी तरह से यदि हम भारत में बात करें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये लावा पठार का ही उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है कि उद्भेदन की तीव्रता के आधार पर इन्हें मुख्यतः जो दो भागों में बांटा गया है: केंद्रीय उद्गार वाले, दरारी उद्गार वाले। और केंद्रीय उद्गार में ये आपके चारों ही पिलियन तुल्य, वल्केनो या विसुवियस तुल्य, स्ट्रोम्बली तुल्य, हवाई तुल्य, ये चारों ही आपके केंद्रीय उद्गार की श्रेणी में आते हैं। और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी वो होते हैं जिनका उद्गार किसी दरार के सहारे होता है। अब हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। तो आइए देखते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा जो है क्रेटर।
ज्वालामुखी का, तो उसी ज्वालामुखी की क्रिया की प्रोसेस के बाद में जो क्रेटर है उसका निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर जो ज्वालामुखी है उसका निर्माण हुआ और उस ज्वालामुखी से है जो आपके जो लावा है वो निकल रहा है। इस तरह से जो उद्गार हुआ ज्वालामुखी का और ज्वालामुखी से जो लावा है वो निकल रहा है। तो यहाँ पर जिस नली या द्रोणी या छिद्र के सहारे जो लावा है जो बाहर आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसी कटोरे जैसी आकृति या फिर घोंसले की जैसी आकृति का निर्माण होगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है, ये जो कटोरे नुमा जो यहाँ पर आकृति का निर्माण होगा इसे क्या कहा जाएगा, इसे ही क्रेटर कहा जाएगा। और कालांतर में जब इस कटोरे नुमा जो आकृति है जब इसमें जल भर जाएगा तो तब इसे क्या कहा जाएगा, तब इसे कहा जाएगा क्रेटर झील। तब इसे क्या कहा जाएगा, तब इसे कहा जाएगा क्रेटर झील। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेटर क्या होता है। तो जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसके बाद में जब यहाँ पर उसके मुख पर जब ऐसे कटोरे नुमा आकृति का जब निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और जब इस क्रेटर में जल भर जाता है तो तब इसे क्या कहा जाता है, क्रेटर झील कहा जाता है। यदि हम विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील की बात करें तो वो है क्रेटर झील। जो विश्व की सबसे बड़ी जो क्रेटर झील है वो है टीटीकाका। टीटीकाका है ये विश्व की सबसे बड़ी जो क्रेटर झील है वो है। और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। और कौन सी कंट्री में ये स्थित है, पेरू व जो बोलिविया जो कंट्री है उन दोनों के जो सीमा या जो तट है वहां पर ये स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है, टीटीकाका है। और ये कहाँ स्थित है, पेरू व बोलिविया के तट के पास ये जो क्रेटर झील है वो स्थित है। यदि भारत में बात करें तो भारत में जो क्रेटर झील है वो है लोनार झील। वो कौन सी झील है, वो है लोनार झील। ये महाराष्ट्र के बुलढाना, महाराष्ट्र के बुलढाना में ये स्थित है। कहाँ स्थित है, ये स्थित है महाराष्ट्र के बुलढाना में स्थित है। इसी तरह से एक शब्द और होता है कालडेरा। कालडेरा क्या होता है, जिस तरह से ये क्रेटर बना है तो क्रेटर के ही विस्तृत रूप को क्या कहते हैं, कालडेरा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसी ज्वालामुखी है, उससे जो लावा है वो निकला है, तो यहाँ पर जो क्रेटर होता है ये तो जो जमीन होती है, जो भूमि होती है उससे काफी ऊंचाई पर होता है, परंतु जो ये क्रेटर होता है ये क्या होता है, ये काफी नीचे भाग में होता है। और ये क्या होता है कि जैसे जैसे ये क्रेटर बना है तो जैसे जैसे इसका अपर्दन होगा तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसका अपर्दन होगा तो ये फिर क्या होगा कि जो क्रेटर है इसका आकार बढ़ता जाएगा और कुछ एक विशाल जो कटोरी नुमा जो आकृति बनेगी, इसे क्या कहा जाएगा, इसे ये कालडेरा कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कालडेरा कहा जाएगा। और जब इसमें भी जब जल भर जाएगा तो तब इसे क्या कहा जाएगा, तब इसे कहा जाएगा कालडेरा झील। तब इसे किस नाम से पुकारा जाएगा, तब इसे पुकारा जाएगा कालडेरा झील। तो ये आपको याद रखना है कि जब ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसके मुख पर जब कटोरे नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है उसे क्रेटर कहा जाता है। जल भरने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। और क्रेटर के ही विस्तृत रूप को जब एक बड़े आकार में जब इसे कटोरे नुमा आकृति का निर्माण होता है तब उसे कालडेरा कहा जाता है। और जल भरने से इसे कालडेरा झील की संज्ञा दी जाती है। यदि हम विश्व में कालडेरा झील की जब बात करें तो वो है लेक टोबा, जो कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है, ये स्थित है इंडोनेशिया में। इसी तरह से एक और है गर्म जल के स्रोत
नेचुरल गीजर। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उद्गार होने के बाद उद्गार से जो भी लावा है वो सब निकलना बंद हो जाता है, तो उसके बाद कुछ समय के बाद जब उससे जो गर्म जल है उसका स्राव होने लग जाए या फिर जो गर्म जल है वो निकलने लग जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? गर्म जल के स्रोत या नेचुरल गीजर कहा जाता है। और कई स्थानों पर जो नेचुरल गीजर है जो जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पर जो थर्मल प्लांट है वो भी लगाए गए हैं जिनसे ऊर्जा बन रही है। तो यदि हम विश्व स्तर पर जो नेचुरल गीजर की बात करें तो अमेरिका के अंदर एक पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क, और वहाँ पे एक गीजर है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर ये कहाँ पे है? ये है यूएसए में। कहाँ पर है ये गीजर? ये है यूएसए के अंदर। और यदि हम इंडिया की बात करें तो भारत की यदि हम बात करें तो भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में है एक प्रसिद्ध है मणिकर्ण गीजर, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भी जो कई है वो आपके पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश। इसी तरह से एक और शब्द है धुआरे। जिस तरह से ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है और उद्गार के बाद जो गर्म जल है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि जो ज्वालामुखी है उसका उद्गार होने के बाद कुछ समय होने के बाद वहां से जो गैसें, जो वाष्प है वो निकलना शुरू हो जाता है और दूर से देखने पर ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बहुत सारा जो धुआं है वो निकल रहा है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे ही धुआंरे कहा जाता है। इसके अलावा जो ज्वालामुखी की जो क्रिया है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ज्वालामुखी की जो प्रोसेस है तो उससे जो लावा निकलता है तो उससे शंकु का निर्माण होता है। और जो ज्वालामुखी जो क्रिया है उसके दौरान अलग अलग तरह के जो शंकु है उनका निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार के जो शंकु है उनका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत होता है। ज्वालामुखी शंकु के अंदर सबसे पहला जो प्रकार है वो है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु जो होते हैं ये कम ऊंचे होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये कम ऊंचे होते हैं और इसका जो निर्माण होता है या फिर जिन ज्वालामुखियों का जब उद्गार होता है तो जिनसे लावा कम निकलता है, लावा क्या होता है? बहुत ही कम होता है, लावा कम होता है और राख तथा जो विखंडित पदार्थ है वो अधिक मात्रा में होते हैं। तो जो सिंडर शंकु है इसका निर्माण जो लिक्विड जो पदार्थ है, जो लावा है, इसका योगदान बहुत ही कम होता है। राख और जो विखंडित पदार्थ है उन्हीं का योगदान है वो ज्यादा होता है। राख तथा विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इससे जो ज्वालामुखी है उसका जो उद्गार हुआ है इससे क्या बनता है? कम ऊंचा जो शंकु है उसका निर्माण है वो इससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंपोजिट शंकु या मिश्रित। कंपोजिट शंकु, कंपोजिट जो शंकु है ये सबसे ऊंचे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सबसे ऊंचे होते हैं और इनका जो निर्माण है वो एक परत दर परत के रूप में होता है। एक परत के बाद दूसरी परत है वो लावा की जमती जाती है, तो इस कारण इन्हें क्या है? परतदार शंकु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? परतदार शंकु भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? परतदार शंकु। कंपोजिट शंकु को परतदार शंकु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो परतों के रूप में होती है, तो इस कारण इसे परतदार शंकु भी कहा जाता है। इसमें जो लावा है वो भी क्या होता है? अधिक होता है। इसमें लावा क्या होता है? अधिक होता है। और
कंपोजिट जो शंकु है ये सभी प्रकार के जितनी भी ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान जो पदार्थ निकलते हैं तो सभी प्रकार के पदार्थों से मिलकर इस प्रकार के जो शंकु है उसकी रचना होती है। इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो इससे क्या है, सर्वाधिक जो ऊंचे हैं वो शंकु है वो इससे बनते हैं। जो सर्वाधिक जो ऊंचे हैं वो शंकु है उनका निर्माण इससे होता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है परपोषित शंकु। परपोषित शंकु, परपोषित जो शंकु होते हैं तो ये जो शंकु होते हैं इनका निर्माण जब एक विस्तृत क्षेत्र पर हो जाता है तो एक विस्तृत क्षेत्र पर इनका निर्माण होने के कारण इस शंकु के अंदर जो फटन या फिर जो दरारें हैं वो पड़ जाती है और जो मुख्य जो ग्रीवा या जो द्रोणी होती है जिससे होकर जो ज्वालामुखी जो लावा पदार्थ है बाहर आता है, तो जब दरारें हो जाएगी तो वो जो ग्रीवा होगी तो उससे उन दरारों के माध्यम से भी अन्य क्षेत्रों से जो ज्वालामुखी, जैसे हम उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर किसी ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, उससे लावा निकल रहा है, तो इसका जो विस्तार होता है वो क्या होता है, बड़े क्षेत्र पर हो जाता है। तो बड़े क्षेत्र पर एक विस्तृत रूप में इसका हो जाता है तो जिससे ये जो इसके अंदर क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है और ये जो ग्रीवा होती है तो इससे जो लावा है वो बाहर निकल रहा है। तो जब बीच बीच में जैसे मान लो यहाँ दरारें पड़ गई, यहाँ दरारें पड़ गई, इधर मान लो दरारें पड़ गई, इधर दरारें पड़ गई, तो ये जो ग्रीवा है फिर इन दरारों के माध्यम से होकर भी क्या है, आपके जो लावा है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो इस तरह से जब लावा इधर भी बाहर निकलने लग जाता है तो छोटे छोटे जो शंकु है उनका निर्माण इसके ऊपर होने लग जाता है। इसी कारण इसे क्या है, परपोषित शंकु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, परपोषित शंकु भी कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे से जो शंकु है उनका निर्माण है वो इसके ऊपर होने लग जाता है। तो परपोषित शंकु किसे कहते हैं, जब शंकु का विस्तार अत्यधिक हो जाता है, जब शंकु का विस्तार अत्यधिक हो जाता है विस्तार अधिक होने से दरारें पड़ जाती है वह मुख्य नली की कई उप शाखाएं निकलने से छोटे शंकुओं का निर्माण होता है। छोटे शंकुओं का निर्माण होता है और इसे क्या कहा जाता है, इसे ही परपोषित शंकु कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है पैठिक लावा शंकु। वो क्या है, पैठिक लावा शंकु। पैठिक लावा शंकु क्या होता है, जो क्षारीय जो लावा होता है उसे ही पैठिक लावा कहा जाता है। और क्षारीय लावा कैसा होता है, पतला होता है। जिसे हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे किसी ज्वालामुखी, किसी क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और लावा कैसा है, क्षारीय है, तो क्षारीय लावा होने के कारण वो कैसा होगा, पतला होगा। और पतला होने के कारण वो क्या है, कई दूर में यानी काफी दूरी के अंदर है वो लावा है वो फैल जाएगा, जिससे एक कम ऊंचे शंकु और विस्तृत क्षेत्र पर फैले शंकु का निर्माण होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, लावा पतला होने से
लावा पतला होने से कम ऊंचे व विस्तृत शंकु का निर्माण, विस्तृत शंकु का निर्माण। नेक्स्ट जो है वो है अम्लीय लावा शंकु। अम्लीय लावा शंकु क्या होता है? अम्लीय लावा शंकु जैसे क्षारीय जो लावा है वो पतला होता है, वैसे ही जो अम्लीय लावा है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये गाढ़ा होता है। और गाढ़ा होने के कारण ये क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होते ही ये क्या हो जाता है, एक ही स्थान पर ये जम जाता है, जिससे क्या होगा, एक ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या है, जो लावा है वो निकल रहा है, तो एक ऊंचे शंकु का जो निर्माण है वो इससे होता है। एक ऊंचे शंकु और तीव्र ढाल वाले जो शंकु है वो उसका निर्माण होता है। लावा गाढ़ा होने से, लावा गाढ़ा होने से अधिक ऊंचे व तीव्र ढाल वाला शंकु का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है वो है ज्वालामुखी प्लग। ज्वालामुखी प्लग, ज्वालामुखी जो प्लग है ये कोई शंकु नहीं है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ तो इसके चारों ओर जो लावा फैलने से शंकु का निर्माण हुआ। इस तरह ये यहाँ पे क्या है, शंकु का जो निर्माण है वो हुआ। लेकिन जब काफी समय के बाद अपरदन की क्रिया के द्वारा जो ये जो इसके चारों ओर जो ये शंकु है वो तो नष्ट हो जाएगा, परंतु इस बीच वाले जो भाग में ये जो लावा भरा है, तो लावा भरा होने के कारण ये जो बीच वाला जो भाग है ये तो क्या है, एक गुंबद के रूप में जो बीच वाला भाग है एक दीवार के भांति खड़ा रह जाता है, और इसके चारों ओर जो शंकु है वो अपरदन के कारण नष्ट हो जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे ही जो है वो ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है। जब इसके अपरदन की क्रिया के द्वारा इसके चारों ओर जो शंकु था उसका तो क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, और जो बीच में जो नली थी, जो द्रोणी थी जिससे जो लावा बाहर निकल रहा था, तो वो एक दीवार के भांति खड़ी रह जाती है, जिसे ही ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी शंकुओं के प्रकार थे। अब हम आगे बात करेंगे कि ज्वालामुखी का विश्व के अंदर जो वितरण है वो किस प्रकार है, किस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी है वो अधिक आते हैं और किस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी है वो उनका उद्गार कम होता है। तो आइए देखते हैं। ज्वालामुखी के विश्व वितरण की बात करें तो इसको कई मेखलाओं में बांटा गया है। सबसे पहली जो मेखला है वो है परिप्रशांत मेखला। ये जो मेखला है ये प्रशांत महासागर में है, और ये जो मेखला है यहाँ पर विश्व के 2/3 जो ज्वालामुखी है वो यहीं पर आते हैं। जो प्रशांत महासागर का जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका, यूरेशियन जो महाद्वीप है और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो लगभग अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के दोनों तटों से होते हुए एशिया के तट और ऑस्ट्रेलिया के तट से होते हुए, तो इतने विशाल क्षेत्र पर है वो यहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का ज्वालावर्त फायर रिंग ऑफ
प्रशांत महासागर में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ज्वालामुखी मेखला है वो है मध्य महाद्वीपीय मेखला। ये डेनमार्क के पास जो आइसलैंड है, तो आइसलैंड द्वीप से होते हुए अफ्रीका के कनारी तट के पास से होकर भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाती है और इसकी एक शाखा यूरोप में आल्प्स पर्वत की ओर चली जाती है और इसकी दूसरी जो शाखा है वो ईरान होते हुए जो भारत का हिमालय पर्वत है उससे होते हुए ये आगे जो दक्षिण एशियाई जो द्वीप समूह है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत है, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी होते हुए ये जो प्रशांत महासागर की जो प्रशांत जो मेखला थी उसी में ये आगे मिल जाती है। यहाँ पर मैंने आपको दोबारा से जो प्रशांत मेखला है वो बनाकर बताई है ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना रहे। तो इस तरह से जो मध्य महाद्वीपीय जो मेखला थी ये आइसलैंड से प्रारंभ होते हुए भूमध्य सागर से और हिमालय पर्वत से होती हुई ये क्या है, दक्षिण एशिया के जो द्वीप है उनसे होते हुए ये आखिर में अंत में क्या है, जो प्रशांत मेखला है उसमें जाकर मिल जाती है। यदि हम इसके प्रमुख जो ज्वालामुखी उसकी बात करें तो यहाँ पे जो भूमध्य सागर के अंदर जो इटली के अंदर जो स्ट्रोबली, वेसुवियस, एटना ये जितनी भी ज्वालामुखी है वो यही पर स्थित है, वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत ही आते हैं। इसी तरह ईरान में जो कोह सुल्तान और जो देववन ज्वालामुखी वो भी मध्य महाद्वीपीय पेटी के ही अंतर्गत आते हैं। और यदि भारत का हम बेरन या फिर नारकोंडा की बात करें ज्वालामुखी की तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह ये आगे इंडोनेशिया में जो क्राकातोआ जो ज्वालामुखी है जो कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है वो भी इसी की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो थी मध्य महाद्वीपीय मेखला। और मध्य महाद्वीपीय मेखला की एक जो शाखा है वो जो अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, अफ्रीका के पूर्वी तट में जो रिफ्ट घाटी है, तो रिफ्ट घाटी से होते हुए क्या है, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वहां पर ये फैला हुआ है। और यदि हम अफ्रीका के पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः जो माउंट किलिमंजारो है, जो माउंट केन्या है वो यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी है। तो ये थी मध्य महाद्वीपीय मेखला। अब नेक्स्ट मेखला की जो बात करें वो है मध्य अटलांटिक कटक मेखला। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है एस की आकृति में और उसके मध्य में जो मध्य अटलांटिक कटक है वो पाई जाती है और इसी कटक के सहारे है वो क्या है, ज्वालामुखी है वो आते हैं। नेक्स्ट मेखला की बात करें तो वो है मध्य अटलांटिक कटक मेखला जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर के मध्य में एस की आकृति में ही एक कटक है जिसे अटलांटिक मध्य कटक कहा जाता है और इस कटक के सहारे ही वो ज्वालामुखी आते हैं। यदि मध्य अटलांटिक कटक मेखला जो है इसके प्रमुख ज्वालामुखियों की बात करें तो यहाँ पर हेक्ला, कटला, सेंट हेलेना, एसेंशियन आदि प्रमुख जो ज्वालामुखी है वो मध्य अटलांटिक कटक के अंतर्गत आते हैं। और यदि हम प्रशांत महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पे इक्वेडोर में दक्षिण अमेरिका में जो माउंट चिम्ब्रा जो है वो भी यहाँ का प्रमुख ज्वालामुखी है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर सस्ता, रेनियर माउंट वो भी क्या है, ज्वालामुखी है यहाँ के प्रमुख। इसके अलावा जापान का जो फुजियामा है वो भी प्रमुख ज्वालामुखी है। इसी तरह